सुप्रभातम प्रिय छात्रों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तिका बितान से पहला अध्याय सिल्वर वेडिंग लेकर के आए हैं। आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। सिल्वर वेडिंग इस कहानी का शीर्षक है। सिल्वर वेडिंग का अभिप्राय है कि विवाह की 25वीं वर्षगांठ या विवाह की रजत जयंती, यानी कि जब विवाह को 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो तब उसे सिल्वर वेडिंग के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब शादी होती तो 1 साल पूरे होने पर उसको फर्स्ट एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से विवाह के 25 साल पूरे होने पर उसे सिल्वर वेडिंग के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह एक बहुत लंबी कहानी है और इस कहानी के जो लेखक हैं वो भी जान लेते हैं। कहानीकार इस कहानी के कहानीकार हैं मनोहर श्याम जोशी, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार और फिल्म पटकथा के लेखक और पत्रकार भी रहे हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 ईस्वी को अजमेर राजस्थान में हुआ था। मृत्यु 30 मार्च सन 2006 को नई दिल्ली में हुई। इनकी उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई, जहाँ पर उन्होंने स्नातक विज्ञान विषय से किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्याब, कसब, नेताजी कहिन, कुरु कुरु स्वाहा इनके उपन्यास हुए हैं। हम लोग, बुनियाद ये इनके प्रसिद्ध धारावाहिक रहे हैं। साथ ही इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अच्छा योगदान रहा है। इन्होंने दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान का भी संपादन किया। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनके प्रसिद्ध उपन्यास क्याब पर इन्हें प्राप्त हुआ। 1993 और 94 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। दूरदर्शन पर देखे जाने वाले इनके लोकप्रिय धारावाहिक बुनियाद, नेताजी कहिन, हम लोग और मुंगेरी लाल की हंसी सपने। तो ये था लेखक का, कहानीकार का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम सिल्वर वेडिंग कहानी के उद्देश्य और उसके सार को जानेंगे। सबसे पहले इस कहानी का जो क्या उद्देश्य रहा है, यानी किसी भी कहानी लिखने का उद्देश्य होता है। कहानी जो विधा है उसको लिखने का एक उद्देश्य निर्धारित होता है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है वो जान लेते हैं। इस पाठ में पीढ़ी का अंतराल दर्शाया गया है, यानी कि जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। पीढ़ी का अंतराल होने से विचारों की असहमति होती है। माता पिता तथा बच्चों के विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि माता पिता गलत कर रहे हैं और माता पिता भी सोचते हैं कि बच्चे गलत कर रहे हैं। अतः इस पाठ का जो प्रमुख उद्देश्य है कि माता पिता को बच्चों की तरह सोचना चाहिए और बच्चों को माता पिता की तरह सोचना चाहिए, जिससे परिवार विघटन होने से बचाया जा सकता है। तो इसका जो कहानी का उद्देश्य रहा है वो यही रहा है कि जनरेशन गैपिंग होने पर जो विचारों की असहमति होती है या विचारों का जो सामंजस्य नहीं हो पाता है, उसके बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। वो प्रत्येक, चाहे वो किसी भी पीढ़ी का हो। तो माता पिता को भी बच्चों की अनुसार उनके विचारों के साथ अपने मेल बिठाने चाहिए और बच्चों को भी अपने माता पिता के विचारों के साथ मेल बिठाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि
पुराने लोग पुराने ख्यालात के होते हैं, ऐसा सोच करके हम उनसे किनारा करते हैं। और फिर माता पिता भी बच्चों को नए ज़माने के कह करके उनसे किनारा करने का प्रयास करते हैं, उन्हें गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। तो इन दोनों के बीच एक सही सामंजस्य कैसा हो, इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि पुरानी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति आधुनिक समाज के साथ, आधुनिक समाज के अनुसार ना बदल पाने पर उसकी क्या मनोदशा होती है, इस कहानी के सार में हम जानेंगे। कहानी बहुत लंबी है तो इसका हम सार जानेंगे। तो आइए, सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी। पाठ का सार है, सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित एक लंबी कहानी है जिसे कहानीकार ने एक परंपरा को मानने वाले व्यक्ति के विवाह की 25वीं वर्षगांठ को विषय बना करके रचा है। कहानीकार ने आधुनिक समाज के अनुसार न बदल पाने वाले व्यक्ति की मनोदशा का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। तो कहानी का सारांश हम पढ़ेंगे कि इस कहानी में हमने देखेंगे कि एक जो व्यक्ति है वो पुरानी परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति है और वो आधुनिक समाज के रीति रिवाज, वहाँ के रहन सहन को अच्छा नहीं मानता है। उसके बीच में वो खुद सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, तो उसकी मनोदशा का वर्णन इसमें है। सबसे पहले जो इस कहानी की शुरुआत होती है वो इस कहानी के जो नायक हैं वाई डी पंत अर्थात यशोधर पंत जी, जो किसी सरकारी विभाग में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। तो इस कहानी की शुरुआत उन्हीं के उस कार्यालय से होती है। जब यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का कार्य निपटाया तब कार्यालय की घड़ी में 5:25 का समय हुआ था। उन्होंने हाथ में पहनी घड़ी के समय को सही माना क्योंकि वह रेडियो टाइम से मिली हुई थी। तो जब यशोधर पंत अपने विभाग ऑफिस में कार्य कर रहे थे तो कभी कभी वो अपने कार्य के प्रति इतने समर्पित रहते थे कि 5 बजे तक समय होने के बावजूद भी उससे ज़्यादा समय तक कार्य करते थे और वो कार्यालय में टंगी हुई घड़ी के समय के अनुसार नहीं बल्कि अपने हाथ की जो घड़ी थी, जो रेडियो से जिसका समय मिलाया गया था, उसी के अनुसार वो अपने कार्य करते थे, उसी समय को वो सही मानते थे। तो ऐसा देख करके उन्होंने अपने से नीचे ओहदे वाले यानी अपने से नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं की ओर देखा, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी कार्यालय में बैठने को मजबूर थे। क्योंकि जब यशोधर पंत कार्य करते करते जब ऑफिस का समय भी अधिक हो जाता था तो इस पर उनके जो नीचे काम करने वाले अधिकारी थे उनको भी, उन कर्मचारियों को भी उनके कारण से मजबूरन बैठना पड़ता था। तो ये उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छा नहीं लगता था। तो इस पर यशोधर पंत ने किशनदा का अनुसरण करते हुए कर्मचारियों से मजाक करते हुए कहा कि तुम्हारी तरह घड़ी भी आलसी हो गई है। अभी किशनदा इस कहानी में कहाँ से आए? किशनदा यशोधर पंत के आइडियल पर्सन हैं, एक आदर्श हैं। उन्हीं के शिक्षा, उन्हीं के निर्देशन से वो अपने जीवन के हर कार्य को करते हैं और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि उनके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो कार्य के प्रति इतने समर्पित नहीं रहते हैं, तो उन पर वो व्यंग करते हैं कि जिस तरीके से इस ऑफिस में जो घड़ी है जिसका समय मेरी घड़ी के अनुसार नहीं चलता है, उसी की तरह आप लोग भी आलसी हो गए हैं।